हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस, और आगे चल के रेजिस्टेंस को हम वाइडली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ओम्स लॉ से। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यू नो वेरी वेल, V directly proportional to I. The potential of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. कुछ किताबों में V directly proportional I होता है और कुछ किताबों में I directly proportional V होता है। तो कुछ भी कर दे, ये दोनों ही क्या है? ओम्स लॉ है। ओके, तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो V इज इक्वल टू आई आर। क्या हुआ? हमने एक कांस्टेंट ले लिया है, V टेक अ कांस्टेंट R, और नेक्स्ट स्टेप में ये R क्या हो जाएगा? V अपॉन I, वेयर R इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? मटेरियल का। वो मटेरियल जिसके अंदर करंट फ्लो होगा और जिसके ऊपर किसी भी बैटरी से एक पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा। तो R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और किसका होता है? मटेरियल का। और एक खास बात क्या होता है? कांस्टेंट। यानी अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। सपोज कीजिए कोई मटेरियल X है और हम कहते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है? 10, तो वो 10 ही रहेगा, वो बात अलग है। दूसरी मटेरियल Y के लिए रेजिस्टेंस 11 या 12 हो जाए। ओके, चलिए, तो यहां हमने देखा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब हम इसको समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? ड्यू टू विच it oppose the flow of electric charge inside it. आपको मालूम है कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो उस कंडक्टर के अंदर कुछ बाउंड एटम्स होते हैं जो उनके फ्लो को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अपोज होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जिन मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है, द मटेरियल विच अपोज रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टर। तो कई बार आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर रेजिस्टर। तो रेजिस्टर कौन होते हैं? द मटेरियल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। कई बार पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। सिंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो R की यूनिट ओम, वोल्टेज की SI यूनिट, पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट, और करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे रिलेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये कई बार 1 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ I। डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर 2 में फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां हमने V की वैल्यू रख दी है W अपॉन Q। तो नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशन ऑफ W, ये Q क्या आ जाएगा नीचे? डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ Q। तो वर्क की डायमेंशन आप सभी जानते हैं, ml2t-2, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। करंट की डायमेंशन क्या होती है? A, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू I T। तो करंट के लिए A और टाइम के लिए T।
ओके, तो जब इन सब का एडजस्टमेंट किया तो हमें मिला ML2T-3A-2। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए, और अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्यों होती है, या कोई भी मटेरियल रेजिस्टेंस क्यों अप्लाई करता है। तो समझ लीजिए, हमने आपको बताया था, मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक कंडक्टर, ये हमने कोई भी एक वायर लिया, मटेरियल कंडक्टर, और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं मटेरियल के अंदर बैठे हुए एटम्स में से। ये जो एटम है यही अपने अंदर से क्या, कुछ इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं, और वे जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये जो एटम है ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, और ये इलेक्ट्रॉन इन एटम के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, फ्रीली रिवॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो एटम है चूंकि ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड एटम या बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देते हैं, और जो भी कोई इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकाल दिया तो इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो एटम है इनके लिए हम दो नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। कुछ किताबों में इनको बाउंड एटम बोला गया है, और कुछ किताबों में इनको बाउंड चार्ज बोला गया है। तो जो आपको अच्छा लगे आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हुआ क्या कि हमारे पास एक कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, वे फ्री इलेक्ट्रॉन जहां से मिले, जिन एटम से मिले, उन एटम को क्या बोला गया, बाउंड चार्ज या बाउंड एटम। ओके, तो वैसे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने बाउंड एटम के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से क्या कर देते हैं, अटैच, तो कंडक्टर का वो हिस्सा जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा है वहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है, और कंडक्टर का वो हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है वहां पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है, और प्लस पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स, F = QE। ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। तो यहां E का Q का काम कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाता है, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे। या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी आप समझते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को हमेशा अपनी साथ लेके जाता है, यानी अपनी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट पुश करता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनका कोलिजन होता है रास्ते में आने वाले बाउंड एटम से। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये रास्ते में आने वाले बाउंड एटम से क्या करते हैं, टकराते हैं, और उनसे टकराने के कारण इनका जो मोशन है वो क्या होता है, अपोज हो जाता है, और फिर ये दोबारा से अपना मोशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते हैं, रुक जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनको चलाता है, फिर ये टकराते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो मोशन होता है वो स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, यानी बाउंड एटम की टक्कर इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको दोबारा से क्या करता है, चलाता है। तो जितने ज्यादा बाउंड एटम होंगे उतनी ही ज्यादा कोलिजन होगी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो देखिए
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द मटेरियल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे क्या लगाता है? फोर्स। तो व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द मटेरियल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे कोलाइड विद द बाउंड एटम ऑफ मटेरियल। This collision between the free electron and the bound atom oppose the motion of free electron। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो this is the cause of resistance। Okay, now कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is the effect of temperature on resistance। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम किसी भी मटेरियल का या कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिए, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाएगा। अब 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए डायरेक्टली तो आपको याद होना चाहिए बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। लेकिन कई बार इसका रीजन पूछ लेता है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो 1 मार्क्स में इतना काफी है, बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि व्हाई द रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तब आप क्या जवाब देंगे वो समझिए। देखिए, आपको मालूम है कि सपोज अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारा कंडक्टर और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच कर देते हैं तो कंडक्टर के ऊपर क्या जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव चलना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये चलते हैं तो रास्ते में कौन आते हैं? बाउंड एटम या बाउंड चार्ज। और इनसे जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इनका मोशन रुक जाता है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से इनको चलाता है। ये बातें अभी हमने डिस्कस करी थी इन द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ये जो बाउंड एटम है ये अपनी ही लोकेशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये स्टडी फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो बाउंड एटम है ये अपनी लोकेशन पे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। यानी सामने वाले इलेक्ट्रॉन को तो रोकेंगे ही, उनके साइड वाले इलेक्ट्रॉनों को भी रोकना शुरू कर देते हैं। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो बिना कोलिजन के आगे जा रहे थे अब उनका भी कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो बाउंड एटम है वे अपनी लोकेशन पर ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये बाउंड एटम है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया, टकराया और रुक गया, लेकिन जो ऊपर वाला तो वो इसको ऊपर से और नीचे वाला निकल जाएगा। लेकिन अब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बाउंड एटम वाइब्रेट करता है अपनी लोकेशन पे, फिर इसको भी रोकेगा, इसको भी रोकेगा और सबको रोकेगा। यानी बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द बाउंड एटम begin to vibrate and the number of collision get increase। ज्यादा टक्करें होती हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द बाउंड एटम स्टार्ट टू वाइब्रेट एट देयर लोकेशन एंड oppose more the motion of free electron। तो I think that you got the concept। चलिए नेक्स्ट है VI कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ। वैसे तो आप फिजिक्स में जब भी देखेंगे तो यही टर्म आपको दिखाई देगी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं ग्राफ को ही क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। तो हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब भी आप वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो उस ग्राफ का जो स्लोप आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस। 1 मार्क्स के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस। देखिए मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है OA, तो मैंने A को यहां से मिलाया, इसको मैंने नाम दे दिया B। तो आप बता सकते हैं AB किसको रिप्रेजेंट करेगा? AB रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को। AB किसके पैरेलल है? वोल्टेज के। OB किसको रिप्रेजेंट करेगा? I को, क्योंकि वो किसकी एक्सिस पे है? I की एक्सिस पे। अब आपको मालूम है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। तो जरा आप यहां से मुझे बताएंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? वोल्टेज। बेस का काम कौन कर रहा है? करंट। और वोल्टेज अपॉन करंट किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के। और tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो समझ में आ गया? तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which the slope of VI characteristic represent which physical quantity। तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, अब एक चीज और समझिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ये मैंने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या एक ग्राफ बनाया। वोल्टेज और करंट के लिए मैंने ये 2 ग्राफ ले लिए, ग्राफ A और ग्राफ B। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का या B का? सोच के बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? स्लोप। VI कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? VI कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। तो आप मुझे बता सकते हैं B का स्लोप ज्यादा है या A का स्लोप ज्यादा है? आप कहेंगे स्लोप ऑफ A ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। A का स्लोप ज्यादा है, B का कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए और आपसे पूछे बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब आप इस चीज को ऐसा समझ लीजिए, शॉर्टकट, जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के ज्यादा क्लोज होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है? या जो ग्राफ करंट एक्सिस से दूर होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप कैसे भी याद रख सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा the graph close to V axis have high resistance। इस चीज को याद रख लीजिए। जो ग्राफ इस शॉर्टकट को याद रख लीजिए, जो ग्राफ V एक्सिस के ज्यादा क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो देख लीजिए A और B में से कौन ज्यादा क्लोज है V के? A। तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है? ओके, इसी में थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन को और थोड़ा टफ कर देते हैं कि A और B में से टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? A और B में से टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, बताइए। तो भी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इसी बात को आप उल्टा कर लीजिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो सिंस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इंप्लाई दैट टेम्परेचर ऑफ A ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B। वह रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। सेम। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में आता है कि कौन होते हैं ओमिक और नॉन ओमिक एलिमेंट। द मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक एलिमेंट। ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
ओमिक एलिमेंट, और इनके लिए जब भी हम वी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई गिव द एग्जांपल ऑफ ओमिक एलिमेंट, तो आप बोलेंगे जितने भी मेटल होते हैं वे सब क्या होते हैं, ओमिक एलिमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मटेरियल which does not obey Ohm's law are non-ohmic element। वे मटेरियल जो Ohm's law को obey नहीं करते वे क्या होते हैं, non-ohmic मटेरियल। और उनके लिए जब VI ग्राफ खींचा जाएगा तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो हमेशा क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। ठीक, और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब ये डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, ये हम आगे चल के फिजिक्स में, 12th क्लास के फिजिक्स में आगे चल के एक यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां हम इन चीजों को वाइडली डीपली स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो आप इसको एज अ याद रखें। ओके,